जय हिंद। मैं निरीक्षक इंद्रकांत शर्मा, आरपी पोस्ट नंगल डैम। आज फिर कुछ स्टैंडिंग ऑर्डर के विषय में चर्चा करने हेतु उपस्थित हुआ हूँ। तो आज मैं आपको स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर 50, ये फिजिकल फिटनेस ऑफ आरपीएफ पर्सनल, आरपीएफ के जो कर्मचारी, सिपाही एवं अधिकारी वर्ग है उसमें फिजिकल फिटनेस को लेकर डीजी महोदय द्वारा जोर दिया गया था। उसी के परिप्रेक्ष्य में इस स्टैंडिंग ऑर्डर को बनाया गया है। जैसे कि स्टैंडिंग ऑर्डर 21 है, उसमें भी दिशा निर्देश दिए गए थे आरपीएफ स्टाफ को फिटनेस पे ध्यान देना है, कैसे करना है। उसी फिटनेस के लिए देखा गया कि कुछ आरपीएफ स्टाफ के जैसे पेट निकला हुआ है, ओवरवेट हो रखे हैं, तो उनको एक बल्कि जो डेकोरम होना चाहिए, जो वर्दी पहन के एक छवि दिखनी चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं एक लेजीनेस या धब्बा सा ऐसा लगता है कि कैसा स्टाफ है। तो इसको देखते हुए डीजी महोदय द्वारा पूर्व में रेल सुरक्षा कल्याण निधि, उस संबंध का पैसा भी कुछ स्पोर्ट्स में खर्च किया था, उसमें स्टाफ को खेलने हेतु प्रेरित किया गया था। परंतु डीजी महोदय द्वारा बाद में देखा गया कि उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा। ये जो पैसा भी खर्च किया परंतु स्टाफ में कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा। उसी जिसके पश्चात स्टाफ को उनको मैक्सिमम उन्होंने एनालिसिस किया डीजी महोदय द्वारा कि हर एक 3 स्टाफ में से एक स्टाफ ओवरवेट है। तो पूरी आरपीएफ के इस परिप्रेक्ष्य में बहुत ही ज्यादा गलत एक इफेक्ट जा रही थी आरपीएफ के प्रति कि कोई आरपीएफ स्टाफ का फिट नहीं है तो फील्ड ड्यूटीज करते हैं तो उनमें कई प्रॉब्लम्स आती हैं। भागे एक उसको पकड़ना ही पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, जैसे ट्रेन है, यात्रियों को बचाना है, कुछ ऐसी बातें हो जाए तो एक फिटिंग, अगर फिट स्टाफ होगा तो अच्छे से कार्य कर पाएगा और आरपीएफ की छवि भी इससे बढ़ेगी। इसी को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा यह भी देखा गया कि जो हमारे ट्रेनिंग स्कूल, बटालियन या मैस है, इनमें सबसे बड़ी समस्या खाने की। उसमें उन्होंने फील किया कि जैसे 2 टाइम का खाना बनता है मैस में, लंच और डिनर, तो क्या होता है सुबह मॉर्निंग में स्टाफ को ब्रेकफास्ट नहीं मिलता, तो जिस कारण से वो ओवर ईट कर लेते हैं, अधिक खा लेते थे। यही एक मेन कारण उनको लगा कि ज्यादा खाने की वजह से जैसे पेट निकलना, तोंद निकलनी, ये सबसे ज्यादा मेन प्रॉब्लम इसीलिए आ रही थी। तो डीजी महोदय द्वारा इसी संबंध में इस स्टैंडिंग ऑर्डर का गठन करते हुए कुछ दिशा निर्देश जारी किए तथा उन्होंने इस स्टैंडिंग ऑर्डर को 1 अप्रैल 1998 से इमीडिएट इफेक्ट से सभी जगह लागू करने हेतु आदेश पारित किए गए, जो जिसमें निम्न परिवर्तन थे। जैसे कि सुबह सभी जगह जो मैस स्टार्ट है उनमें ब्रेकफास्ट भी बनना जरूरी है, और ब्रेकफास्ट के साथ साथ में जो लंच और डिनर में है वो राइस एंड व्हीट, चावल और गेहूं की मात्रा कुछ कम रिड्यूस करे और उसकी जगह उसी के सापेक्ष में दाल या कुछ प्रोटीन्स आइटम या अदर ग्रीन सीजनली वेजिटेबल्स, इनकी मात्रा को बढ़ाया जाए ताकि एक स्टाफ को पौष्टिकता के साथ पौष्टिकता मिल सके और ज्यादा अनाज और चावल खाने से जो उसको एक्सेस कैलोरी, जो जिससे एक्स्ट्रा चर्बी जमा होती है, उसमें कम से कम हो सके और स्टाफ फिट रह सके। इसी के लिए उन्होंने एक डाइटिशियन के माध्यम से हर स्टाफ की एज के हिसाब से जो उसका एक मेन्यूज तैयार कराने के लिए भी आदेशित किया कि इस मेन्यू इस एज ग्रुप के लिए और इस बंदे के लिए इतना खाना होना चाहिए, ताकि उसी के अनुसार उसको खाना मिल सके। और उसको मौसमी सब्जियां, फल, फ्रूट्स आदि भी मैस में देने संबंधी आदेश पारित किए गए थे। ये तो एक डीजी महोदय द्वारा खान पान में सुधारने संबंधी कुछ दिशा निर्देश थे, परंतु फिर भी क्या होता है, अगर कोई स्टाफ इससे भी नहीं होता तो उसके लिए कुछ स्ट्रिक्ट प्रावधान भी किए गए थे। जैसे कि पॉइंट नंबर 5 में बताया गया कि हर एक इंचार्ज को या एक डिवीजन लेवल पे अधिकारियों को एक ऐसे स्टाफों को चिन्हित करना चाहिए जिनका तोंद ज्यादा निकली हुई है, और उनको सुधारने के लिए उनको डॉक्टर से एक्सरसाइज या मेनू चार्ट आदि की व्यवस्था कराते हुए उनको एक डाइट, जो प्रिस्क्राइब डाइट है वही दी जाए तथा उनको कुछ एक्सरसाइज की सलाह जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे वो एक्सरसाइज करने हेतु प्रेरित करना चाहिए, और उनको 3 महीने का समय देना चाहिए। अगर वो उसके पश्चात भी अपने वेट को कम नहीं कर पा रहे, तोंद नहीं वो कर रहा है, तो उनके लिए फिर डीआर एक्शन के लिए भी डीजी महोदय द्वारा आदेश पारित किए गए थे कि उनके विरुद्ध डीआर एक्शन लिया जाए, जिससे वो डर बना रहे उनके अंदर। और कुछ को पेट कम आदि करने के लिए भी उसको लिखित रूप में भी हम ये एक दे सकते हैं कि आप ऐसे इतने एक्सरसाइज करके इस पेट को कम करके थोड़ा एक वो कीजिए, आप अपना मेंटेन कीजिए। अगर वो फिर भी नहीं मानता तो उसको भविष्य में प्रमोशन न देने संबंधी भी आदेश पारित किए गए। इसके पश्चात ट्रेनिंग स्कूल्स में जो प्रिंसिपल्स हैं उनके लिए भी आदेश पारित किया कि जो भी कोई प्रमोशन कोर्स होता है उसमें अगर कोई बल सदस्य, अधिकारी या स्टाफ आउटडोर में फेल होता है तो
तो उसको फेल ही किया जाए। उसको ऐसा नहीं कि ऐसे पास कर देते हैं नॉर्मली, लेकिन पास न करके उनको फेल किया जाए, जिससे एक फिटनेस के प्रति स्टाफ के अंदर जागरूकता भय के कारण भी आए। क्योंकि कई बार समझाने से कुछ नहीं होता, तो भय भी जरूरी होता है। इसी के लिए जब तक उसका स्टाफ का अच्छा फिगर मेंटेन ना हो, तब तक उसको कोई रिवार्ड न दिया जाए, जिससे वह अपने फिगर के प्रति संवेदनशील हो और उसमें मेहनत करके उसको मेंटेन करते रहे। और जैसे पब्लिक सेक्टर में जिस स्टाफ की ड्यूटी लगती है, तो मैक्सिमम ऐसे स्टाफ को सिलेक्ट करके लगाना चाहिए जो मेंटेन हो, अपने आप को मेंटेन रखते हो, जिससे आरपीएफ को थोड़ा एक अच्छे नजरिए से देखा जाए और स्मार्ट ड्यूटी कर सके बंदा। और लास्ट में डीजी मुद्दे द्वारा कहा गया था कि जो स्टाफ शराब आदि पीते हैं उनको बिल्ली के रूप में दिया जाए कि आप अपनी फिटनेस के लिए शराब आदि का सेवन बंद कर दें। तो यह फिजिकल फिटनेस के लिए डीजी मुद्दे द्वारा आदेशित किया गया था। अब मैं आपको डेपुटेशन प्रतिनियुक्ति के संबंध में एक जानकारी देना चाहूंगा। वैसे तो आरपीएफ रूल संख्या 165 में भी प्रतिनियुक्ति डेपुटेशन के संबंध में विस्तृत रूप से बताया गया है। उसी के बाबत में कुछ अवहेलना होना या कुछ दिशा निर्देश क्लियर न होने के कारण डीजी मुद्दे द्वारा स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर 48 के माध्यम से डेपुटेशन ऑफ मेंबर ऑफ द फोर्स टू अदर डिपार्टमेंट्स, इसके संबंध में उनके दिशा निर्देश जारी किए गए थे। तो प्राय ये संज्ञान में आता कि जो आरपीएफ कर्मी है वो दूसरे विभाग में प्रतिनियुक्ति के लिए जो खुद ही एक परिशु करने लगते हैं, अपनी एप्लीकेशन भेजना है, इसे भी जिसमें रेलवे डिपार्टमेंट को कोई सूचना भी नहीं देते। तो इसी संबंध को इमीडिएट इफेक्ट से डीजी मुद्दे द्वारा इसमें एक गाइडलाइन जारी की गई थी। तो जो गाइडलाइन निम्न प्रकार थी कि कोई भी बल सदस्य जो रेलवे डिपार्टमेंट से बाहर डेपुटेशन पर जाना चाहता है, वह बिना किसी संज्ञान के, बिना अधिकारियों के परमिशन के उक्त प्रतिनियुक्ति के लिए कहीं भी अप्रोच नहीं करेगा। सेकेंडरी, आरपीएफ जो कर्मी होगा वो सीएससी के अप्रूवल से ही दूसरी जो रेलवेज के अदर डिपार्टमेंट में प्रतिनियुक्ति पे जा सकता है। और अगर इस बाबत जो भी टर्म कंडीशन होगी उन सबको फॉलो करेगा। और थर्ड ये है कि अगर रेलवे से बाहर अगर डिपार्टमेंट में प्रतिनियुक्ति पे स्टाफ जाएगा तो उसमें डीजी मुद्दे से अप्रूवल लेना अनिवार्य होगा। इसके जो कुछ क्राइटेरियाज हैं इसमें कि कैसे कैसे है कि जो बंदा लाइक जिस फील्ड में जा रहा है डेपुटेशन पे, वहाँ की उसकी क्या जानकारी है, क्या वो आरपीएफ की वर्किंग अच्छे से जानता है। तो मतलब यही क्राइटेरिया है कि जिस पोस्ट के लिए कोई बंदा जा रहा है तो उसके लिए जो मान्यता, मतलब जो रिक्वायरमेंट है वो उस बंदे के अंदर है नहीं है। तो ये कुछ क्राइटेरिया दिया गया था। इसमें पैरामीटर्स के थे कि इसमें कुछ पैरामीटर्स ये दिए गए कि कब कौन बल सदस्य कितने दिन बाद किसी दूसरे प्रतिष्ठान में प्रतिनियुक्ति पर जा सकता है। जैसे कि कोई भी बल सदस्य इनिशियल ट्रेनिंग के बाद एनुअली, मतलब एक्टिव 5 ईयर सर्विस के पश्चात ही डेपुटेशन पर जा सकता है। ये इसमें ट्रेनिंग पीरियड प्लस 5 ईयर एक्टिव सर्विस, तभी डेपुटेशन के लिए एंटाइटल होगा। और इसमें जो प्रमोटी अधिकारी होंगे, इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर, तो कम से कम 10 वर्ष तक की उन्होंने सेवा पूर्ण कर ली हो, इसके पश्चात ही वह डेपुटेशन पर जा सकते हैं। तथा अन्य रैंक भी जिसने लगभग 10 वर्ष सेवा पूर्ण कर ली हो वही डेपुटेशन पर जा सकता है। और इसके लिए जो समय अवधि थी कांस्टेबल टू असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए 3 साल है, और वो एक्सटेंडेबल भी है, एज पर रिक्वायरमेंट एक्सटेंडेबल हो जाएगी। एंड एसआई टू आईपीएफ वो भी 3 साल ही है, बट वो 1 साल तक एक्सटेंडेबल मतलब एक्सटेंड की जा सकती है कोई आदेश लेके। उसके बाद जो भी संगठन डेपुटेशन पर रेलवे से बाहर में कोई भी बल सदस्य अगर उसमें जाएगा तो डीजी महोदय द्वारा कंसर्न सीएससी को लेटर सर्कुलेट किया जाएगा तथा सीएससी द्वारा आरपीएफ के स्टाफ के अधिकारियों की विलिंग, मतलब उसकी विलिंग प्राप्त की जाएगी। उसके पश्चात जो सीएससी से यह भी इंश्योर करेंगे जब उनकी विलिंग ली जाती है कि कोई भी स्टाफ के विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई पनिशमेंट, डीआर एक्शन लंबित ना हो, या कुछ उसने पिछले 5 साल तक कोई पनिशमेंट ना मिला उसको किसी भी प्रकार से, और उसकी के विजिलेंस से भी क्लियरेंस लेने के बाद ही उसका नाम आगे रिकमेंड करेगा। उसमें एक एनक्लोजर है एज ए बायोडाटा, उसमें जो नेम, जोन, इस टाइप से बायोडाटा बना है जो स्टैंडिंग ऑर्डर में संलग्न है, उसके अनुरूप ही उसकी रिपोर्ट भेजेगा। और सबसे लास्ट में है कि जो सभी अधिकारी व बल सदस्य जब भी डेपुटेशन के पश्चात किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्पेयर किए जाएंगे तो उसमें डीजी महोदय से अनुमति अत्यंत आवश्यक है। तो
तो ये डेपुटेशन के कुछ नियम बताए गए हैं जो स्टैंडिंग ऑर्डर 48 तथा रोल संख्या 165 में लिखित है। अभी मैं आपको कुछ स्टैंडिंग ऑर्डर 40 जिसमें जो खाली खोखे होते हैं एमुनेशन के, उनके संबंध में जो डिस्पोजल है और उनको रेल सुरक्षा कल्याण निधि में उसकी जो पैसा भेजने की प्रक्रिया है उसके संबंध में जानकारी दे रहा हूँ। इसमें प्राय देखा गया था कि जो डीजी महोदय द्वारा कि फर्स्टली क्या होता था कि जो फायर कार्ट्रिज होते थे ये एमपीटी, तो उनको सब जगह से बुला के केंद्रीय स्टोर जैसे 6 बटालियन आरपीएफ में उनको डिस्पोजल होना था, जिस कारण से अत्यधिक श्रम लगती थी, लाने में वहन करने में टाइम ज्यादा लगता था। तो इसी दौरान देखा कि एक 1991 से 6 वर्ष बाद 1997 तक उन खोखों का निपटान किया गया था, जो कि एक लेंथी प्रोसेस थी। उस कारण से रेवेन्यू का लॉस रेल के लिए भी और अपनी रेल सुरक्षा कल्याण के लिए भी, जो 6-7 साल में कुछ ब्याज आता तो वो भी प्रॉपर रूप से नहीं मिल पाया। तो इसके लिए डीजी महोदय द्वारा एक आदेश पारित किया गया कि जो जोनल लेवल पे जो सीएससीज होंगे वही उसको खाली खोखों का जो निपटारा होता है उस विधि से वही करेंगे। तो उसके संबंध में कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए थे। फर्स्टली उन्होंने बोला था कि जैसे बिक्री के हेतु ना खाली खोखे बिक्री हेतु एक समिति बनेगी जिसमें सीएससी, डीएससी एवं एक अकाउंट डिपार्टमेंट से कोई अधिकारी या स्टाफ रहेगा। फिर रेल सुरक्षा कल्याण निधि की ओर से सीएससी जो सभी रेल सीएससी जो होंगे कंसर्न, वो रेलवे बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन, जो उस समय गाइडलाइन जारी की गई थी, उसमें 12 रुपए प्रति किलो के हिसाब से जो उनकी कीमत रखी गई थी खाली खोखे। अभी इस संबंध में कोई अगर मॉडिफिकेशन हुआ इस संबंध में मैं आपको बाद में जानकारी दे सकता हूँ, लेकिन 12 रुपए प्रति किलो के हिसाब से आरपीएफ उनको खरीद के जो भी पैसा होगा वो रेलवे के राजस्व में जोनल में जमा करा देगी। उसके पश्चात फिर आरपीएफ टेंडर निकालेगी। टेंडर में शर्तें रहेंगी कि जो खाली खोखे हैं उनको फिर उनको डिफेक्ट करने के पश्चात ही बेचा जाएगा। उस टेंडर के पश्चात जो भी पैसा मिलेगा उस पैसे को रेल सुरक्षा कल्याण निधि का जो नई दिल्ली के अकाउंट है उसमें ट्रांसफर कराने संबंधी आदेश किया गया था। एवं डीजी महोदय द्वारा यह भी आदेश किया गया कि जो खाली खोखों का निपटान होता है वो प्रतिवर्ष बेसिस पे किया जाएगा। तो इसमें एक नई चीज ये सीखने को है कि जो खाली खोखे होते हैं उनको किस तरीके से डिस्पोजल होता है, रेल सुरक्षा कल्याण निधि में उनको कैसे लिया जाता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आए। जय हिंद, नमस्कार।